नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम इतिहास सेकंड BA पार्ट फर्स्ट ईयर, जिसका टॉपिक सामंतवाद, उसका उदय और पतन की लास्ट स्टेज वो है सामंत प्रथा के लाभ और दोष, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये इसका लाभ चैप्टर है इसका कि इसके सामंती जो प्रथा विकसित हुई, सामंत प्रथा जो पनपी यूरोप में, उसके जो है वहाँ पर क्या लाभ मिले, लोगों को क्या लाभ हुआ सामंती व्यवस्था का, और उसमें क्या दोष थे, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मध्य युग में आतंकी वातावरण था और पूरी तरह से जो है जो जर्मन लोग थे, आतंकवादी बर्बर लोग, इन्होंने क्या करा, जैसे जर्मनों में पहले अपन ने पढ़ा कि जर्मन लोग जो है वो कबीलों में विभक्त थे, कबीलों में बंटे हुए थे। तो कबीलों ने, मुसलमानों ने और नॉर्थमैनों ने, इन्होंने जो है यूरोप पर आक्रमण किया और आक्रमण के साथ ही वहाँ पर जो है जो राजा थे उनको उनके पद से हटा दिया गया। अब हटा दिया तो क्या स्थिति पैदा हो गई पूरे यूरोप में, क्योंकि जर्मन कबीले, मुसलमान आक्रमणकारी, इनका प्रभाव बढ़ चुका था और इस सामंतवाद ने जो है वो जो विनाश हो रहा था उस पर रोक लगा दी। बाहरी आक्रमणकारी जितने भी आए, जर्मन कबीले, नॉर्थमैन, मुसलमान, इनके द्वारा जो है पश्चिमी यूरोप को काफ़ी लूटा गया, काफ़ी नुकसान हुआ। और इसी बीच में जो है इन सामंतों ने क्या किया कि इन सामंतों ने उस समय में जब बर्बरता थी वहाँ पर, तो उस समय में इन सामंतों ने यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित की। ये इसका पहला लाभ ये रहा कि मध्य युग में जो आक्रमणकारी रहे, बर्बर आक्रमणकारी, जर्मन कबीले, मुसलमान, नॉर्थमैन, इन्होंने सबने जो है यूरोप पर आक्रमण किए और अशांति फैला दी, वहाँ पर अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न कर दिया। तो इस अव्यवस्था के वातावरण के बीच शांति की स्थापना करने वाले थे, वो थे सामंत लोग। तो इस प्रथा ने जो है ऐसे समय में, इस प्रथा ने ऐसे समय में, उस समय यूरोप में शांति की स्थापना करने में सहायता की। पहला लाभ तो यह रहा कि पश्चिमी यूरोप के पूर्ण विनाश को रोका इन्होंने, सामंतों ने, कि पूर्ण इन आक्रमणकारियों से यूरोप का, पश्चिमी यूरोप का पूरी तरह से विनाश नहीं हो जाए। तो इनने जो है अपना आधिपत्य स्थापित कर और इस विनाश को रोक दिया। तो पहला लाभ तो यह हुआ सामंती प्रथा से कि यूरोप में एक तो शांति स्थापना हुई, दूसरी बात पूरी तरह से विनाश को इसने रोक लगा दी, सामंती प्रथा ने। इसके अलावा ये जो जितने भी बाहरी आक्रमण थे, आक्रमणकारी थे जो पश्चिमी यूरोप में आक्रमण कर रहे थे, तो उन आक्रमणकारियों को रोकने का काम किया है, किसने किया है? सामंती प्रथा ने। यानी कि सामंत लोगों ने जो है आक्रमणकारियों को वहीं पर रोक दिया और वहाँ पर जो है शांति स्थापना बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास इन सामंतों ने किए। सामंतों की अपनी अपनी जागीरें थी जो राजाओं के द्वारा इनको दी गई थी। उन जागीरों में, अपनी अपनी जागीरों में सामंतों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास किए। तो इस वजह से जो है शांति की स्थापना हुई।
बाहरी आक्रमण पर रोक लग गई पश्चिमी यूरोप में। इसके अलावा जो रोमन जो न्यायालय थे, इन रोमन न्यायालयों ने न्याय व्यवस्था को, उनके नियमों को वो पूरी तरह से जो है समाप्त हो चुके थे, यानी कि न्याय व्यवस्था पूरी तरह से शून्य में जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में सामंतवाद ने अपनी एक विशिष्ट न्याय पद्धति का विकास किया। सामंतों ने पश्चिमी यूरोप में एक अपनी जो है, क्योंकि रोमन न्याय पद्धति जो है वो समाप्त हो चुकी थी, शून्य हो चुकी थी, और इसी बीच में किन्ने सामंतों ने एक अपनी न्याय पद्धति का वहां पर विकास किया। अब वो किस तरह से न्याय करते थे? एक विशिष्ट न्याय पद्धति को लागू करने का पूरा प्रयत्न जो है वो सामंतों ने किया। और सामंती न्यायालय, जिनको दिव्या परीक्षा, जिन्हें आरडीएल कहा जाता है, इन सामंती न्यायालयों को क्या कहा जाता है? आरडीएल। आरडीएल कहा जाता है। एक विशिष्ट न्याय पद्धति का विकास किया सामंतों ने पश्चिमी यूरोप में, जिसको जो है आरडीएल कहा जाता है, क्योंकि रोमन न्याय पद्धति वो बिल्कुल शून्य में जा चुकी थी। तो इन्होंने जो है एक विशिष्ट न्याय पद्धति का विकास किया वहाँ पर पूरी तरह से। इनमें क्या होता था? जिन लोगों को अपराधी माना जाता था या जो लोग अपराधी पाए जाते थे, उन्हें सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाए जाते थे। यह सामंतों की न्याय पद्धति थी। इसमें क्या होता था कि वादी और प्रतिवादी के आपसी युद्ध के जो भी फैसला होता था, इस सामंती न्याय पद्धति में वादी और प्रतिवादी, इनके बीच फैसला किस प्रकार से होता था? युद्ध के द्वारा फैसला होता था। युद्ध के द्वारा फैसला करने की पद्धति थी ये, युद्ध के द्वारा न्याय प्रदान करने की पद्धति। और इसमें जो भी अपराधी पाया जाता था उसको जो है कोड़े लगाए जाते थे। और इसके अलावा कोड़े तो लगाए जाते थे, लेकिन साथ ही साथ जो है इनको दागा भी जाता था। दागा यानी कि गर्म चिमटे से जो है इनको दागा जाता था। और जो विद्रोही थे, धर्म विद्रोही को क्या था? धर्म विद्रोही के लिए जो है इनको तो जिंदा ही जला दिया जाता था। इस प्रकार की सामंतों की न्याय पद्धति थी। और अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर ले गए। ये अव्यवस्था से व्यवस्था स्थापित करने में यह न्याय पद्धति महत्वपूर्ण साबित हुई। जो धर्मद्रोही थे उनको तो जिंदा ही जला दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो अव्यवस्था फैली हुई थी, कहाँ पर? यूरोप में। मध्य युग की बात है, मध्य युग के समय में। तो ऐसे में जो है इस न्याय पद्धति ने व्यवस्था स्थापित की वहाँ पर। अगला लाभ ये हुआ कि भोग विलासी राजाओं को नियंत्रित किया इन्होंने, क्योंकि राजा जो है अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते थे। जो निर्बल थे, जो निरंकुश जो राजा थे, जो स्वेच्छाचारी राजा थे, जो भोग विलासी राजा थे, जो अधिकांश समय जो है अपने भोग विलास में ही व्यस्त रहते थे, जनता की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। ऐसे राजाओं के लिए नियंत्रण स्थापित किया किन्होंने? सामंतों ने। ऐसे राजाओं को नियंत्रित किया सामंतों ने, और नियंत्रित करके उन राजाओं की शक्ति को सीमित कर दिया। जो भोग विलासी राजा थे, निर्बल जो राजा थे, उनकी शक्ति को सीमित बना दिया। और इनकी स्वेच्छाचारिता, ये जो अपनी मर्जी से जो काम करते थे राजा लोग, भोग विलासी राजा, तो इनकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगा दिया सामंतों ने। इसके अलावा जो राजा जो है बिल्कुल निर्बल हो गए, फिर राजा को बिल्कुल एक कोने में कर दिया इन्होंने। तो इस प्रकार से जो है सामंती प्रथा का ये लाभ हुआ कि राजाओं पर नियंत्रण हो गया, यानी कि राजाओं पर पूरी तरह से जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया इन्होंने, सामंतों ने, जो निर्बल और भोग विलासी राजा जो थे उन पर। अगला लाभ ये हुआ कि इंग्लैंड में जो है जो संसदात्मक शासन प्रणाली थी, प्राचीन स्वरूप
उस प्राचीन स्वरूप को जो है वापस अस्तित्व में आ गई है प्राचीन संसदात्मक शासन प्रणाली। इससे कैसे हुआ कि इंग्लैंड में जो अधिकार कानून था, अधिकार पत्र, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा पर जो है जबरदस्ती राजा को बाध्य करके, और उस समय वहाँ का राजा था सम्राट जॉन, इसको जो है बाध्य करके और मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करवाए। किसने करवाए? सामंतों ने जो है सम्राट जॉन को उस पर मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। इससे क्या हुआ कि संसदात्मक शासन प्रणाली का स्वरूप वापस जो है इंग्लैंड में वो प्रतिष्ठित हुआ या उसका जन्म हुआ। इसके अलावा एकजुट होकर संघर्ष करने की शिक्षा दी इसने। किसने? सामंती प्रथा ने वहां के लोगों को, जनता को ये शिक्षा दी, या जनता जो है ये जान गई कि एकजुट होकर के संघर्ष करके और अपने अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है। अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले जो अनुचर थे, राजा के जो अनुचर थे, जो सामंत थे, इन्हीं से जो है वहाँ की जनता ने ये शिक्षा प्राप्त की है, सबक सीखा कि राजनीतिक अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। बगैर संघर्ष के अधिकारों की प्राप्ति संभव नहीं है। मांगने मात्र से अधिकार नहीं मिलते हैं। ये बात वहाँ की जनता को समझ में आई। किससे समझ में आई? इन सामंतों से समझ में आई। और अगला लाभ यह हुआ कि सार्वजनिक कानून का विकास हुआ। यूरोप में सार्वजनिक कानून के विकास में सामंतों ने सहयोग दिया। सार्वजनिक कानून का विकास पूरे यूरोप में हुआ एक जैसा। इस सामंती युग में जो है कानून में एक रूपता आ गई, यानी इनकी पूरे यूरोप में जो है एक रूपता आने लगी, और आगे चल कर के पूरे देश में जो है एक समान कानून व्यवस्था जो है इन्होंने, सामंत लोगों ने एक समान कानून व्यवस्था लागू कर दी पूरे देश में। जबकि अलग अलग राजाओं के इसमें जो है अलग अलग कानून व्यवस्था थी। तो समान कानून व्यवस्था का मार्ग जो है इससे सामंती प्रथा से प्रशस्त हुआ। और अगला लाभ ये हुआ, कानून में एकरूपता आ गई। उसके बाद कानून में एकरूपता के साथ ही जो है देश की सुरक्षा में सहयोग मिला, क्योंकि बाहरी आक्रमण को वहीं से रोक दिया था इन्होंने, सामंतों ने। तो सामंती प्रणाली जो है इससे क्या हुआ, देश की सुरक्षा में सहयोग मिला और विभिन्न प्रकार के संगठन स्थापित हुए सामंतवाद से। उसके कारण संस्थाओं का निर्माण हुआ और कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे, इनकी प्रगति हुई। देश की सुरक्षा में सहयोग मिला, उद्योग धंधे, कृषि, इनका विकास हुआ। सामंती प्रणाली में एक बात और थी कि निर्बल और जो असहाय जो लोग थे, जैसे स्त्रियां, इनकी जो है रक्षा का नैतिक आदर्श वो पुनः स्थापित हो गया। निर्बल लोग, अशक्त महिलाएं, इनकी रक्षा का नैतिक आदर्श दोबारा प्रतिस्थापित हुआ। कहाँ पर? यूरोप में, सामंती प्रणाली के फलस्वरूप। और जिससे क्या है, इसका निर्वाह करने के लिए भाई जो है कि रक्षा करने का आदर्श जो स्थापित हुआ है, निर्बलों की रक्षा करने का एक नैतिक आदर्श पुनः स्थापित हुआ यूरोप में। तो इस बात का निर्वाह करने के लिए, आदर्श की रक्षा और अपने आदर्श की रक्षा करने के लिए सामंतों में ये शौर्य की भावना उत्पन्न हुई। सामंतों में वो शौर्य की भावना क्या कहलाती थी? वो शौर्य की भावना जो है सिवेलरी कहलाती थी। सामंतों में शौर्य की भावना, निर्बलों की रक्षा का आदर्श पुनः प्रतिष्ठित हुआ, और यह भावना जो है कहलाती थी सिवेलरी। और इस सिवेलरी की भावना के कारण जो है वो रोमांचकारी कार्य करते थे, अधिक कठिनाईपूर्ण कार्य करते थे। और ऐसे कार्यों में जो है, जब ऐसे रोमांचकारी, यूरोप में रोमांचकारी कार्य किए जाने लगे, तो फिर यूरोप में जो है लेखन कार्य शुरू हुआ। यह अगला लाभ हुआ कि यूरोप में जो है लेखन कार्य शुरू हुआ, साहित्य लिखे जाने लगे। और उन साहित्य में किस प्रकार के साहित्य? रोमांचकारी साहित्य लिखे जाने लगे।
रोमांचकारी साहित्य की रचना प्रारंभ हुई और अधिकारों और कर्तव्यों को जो है एक सूत्र में बांधना प्रारंभ कर दिया इन्होंने, यानी कि अधिकारों और कर्तव्यों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया सामंतों ने। इसके साथ ही साथ सामंतवाद में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह सामंती लोग जो है वो जो ताकतवर जो लोग थे, शूरमा जिसको बोलते हैं, इन शूरमाओं को जो है वो अधिक महत्व देते थे और यह सूरमा के लिए जो है सूरमा होना एक श्रेष्ठ सैनिक का गुण, आवश्यक गुण माना जाता था कि यह श्रेष्ठ अच्छा सैनिक है ये, यानी कि योद्धा होना, सूरमा होना, ये श्रेष्ठ सैनिक के गुण माने जाते थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सामंतवाद के अंतर्गत जो है श्रेष्ठ सैनिकों की भर्ती की जाने लगी, श्रेष्ठ सैनिकों की भर्ती की जाने लगी। इसके साथ ही साथ जो है सैनिक युद्ध कला का विकास हुआ, सैनिक युद्ध कला का विकास हुआ और युद्ध कला के विकास के साथ ही साथ जो है ये इस युद्ध कला का विकास जो है इन्होंने किसके विरुद्ध किया, इन्होंने जो है मुसलमानों के विरुद्ध किया युद्ध कला का विकास। इससे क्या हुआ, मुसलमानों का प्रतिरोध करने में सहायता मिली सामंतों को, मुसलमानों का प्रतिरोध शुरू हो गया और इससे क्या है कि वो अपना साहस जुटा सके, नई युद्ध कला के विकास से सैनिक अपना साहस जुटा सके। और इसके साथ ही साथ अगला लाभ ये हुआ कि यूरोप में जो है नवीन भवन निर्माण कला का विकास हुआ। किसके कारण, सामंतों के कारण नवीन भवन निर्माण कला पनपी। और इन नवीन भवन निर्माण कला में दो प्रकार की कला थी, एक तो रोमन कला और एक थी गौथिक भवन निर्माण कला। रोमन कला और गौथिक कला, रोमन शैली और गौथिक शैली, ये दो नाम से जाना जाता है इसको। इसका उदय हुआ सामंतवाद के फलस्वरूप यूरोप में, रोमन शैली और गौथिक शैली का उदय हुआ। रोमन शैली में क्या होता था कि रोमन शैली में जो है सामंतों की युद्ध प्रियता का द्योतक थी ये रोमन शैली, और इस शैली में जो मकान बनते थे वो मकान मजबूत होते थे, मोटी दीवारों के होते थे, युद्ध प्रियता के प्रतीक थे। जो गढ़ बनते थे वो जो है मोटी दीवारों के होते थे, मजबूत होते थे। और गौथिक शैली में क्या होता था, गौथिक शैली में जो है, गौथिक शैली है विलासिता का प्रतीक थी। इसमें जो है विशाल भवन बनते थे, कीर्ति भवन, और अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए वो जाने जाते थे। यह है रोमन शैली और गौथिक शैली। तो इस प्रकार की भवन निर्माण कला शैली का विकास हुआ यूरोप में। यह है सामंत प्रथा के क्या क्या लाभ हुए सामंती प्रणाली के तहत। तो ये लाभ हुए। उसके बाद भाई लाभ तो हुए ही सही, सामंती प्रथा ने लाभ तो पहुंचाया, लेकिन लाभ के साथ साथ जो है इसको जो है एक अभिशाप माना जाता था। लाभ तो बिल्कुल कम थे, लेकिन सामंती प्रणाली जो है एक अभिशाप के रूप में सामने आई। ये लाभ जो है नगण्य थे, लाभ नगण्य थे, दोष ज्यादा थे, इसलिए यह एक अभिशाप साबित हुई। अब सामंती प्रणाली एक अभिशाप थी। कैसे अभिशाप थी? क्योंकि लाभ तो जो है बहुत कम थे, यानी लाभ के उपरांत भी जो है इस पूरी प्रणाली को, सामंती प्रणाली को एक अभिशाप के रूप में माना गया। अब क्यों माना गया? उसका पहला कारण यानी कि इसके दोष, इनके दोष में जो है पहला दोष, सर्वप्रमुख दोष रहा इसमें किसानों का शोषण। सर्वाधिक जो है इसमें किसानों का शोषण हुआ, किसानों की पूरी तरह से जो है कमर तोड़ दी। और मुख्य दोष यही था सामंतों में, किसानों का शोषण। इससे क्या हुआ कि किसानों की पूरी तरह से कमर तोड़ दी इसने, किसानों की कमर तोड़ दी। साथ ही साथ जो है उनके जीवन को बिल्कुल ही नाटक की तरह बना दिया, नाटकीय बना दिया। किसानों के जीवन को सामंतों ने नाटकीय बना दिया। किस प्रकार से नाटकीय बनाया कि किसानों को जो भूमि दी जाती थी, अगला दोष है कि किसानों को जो भूमि दी जाती थी वो बहुत कम उपजाऊ होती थी। कम उपजाऊ भूमि जो है किसानों को दी जाती थी। इससे क्या होता था? इससे जो है उपजाऊ या खेती कम प्राप्त होती थी, फसलें कम प्राप्त होती थी।
इसके साथ ही साथ जो है अधिकांश समय में किसानों को, जो कृषक दास थे और किसान जो थे, अतिरिक्त समय में कहाँ पर काम करना पड़ता था? सामंत के खेतों में काम करना पड़ता था, वो भी निःशुल्क। और गढ़ जो होते थे सामंतों के, उन गढ़ों में जो है उनको काम करना पड़ता था। इसके साथ ही साथ जो है किसानों से विभिन्न प्रकार के कर और उपहार सामंत वसूल करते थे। अगला दोष कि किसानों से जो है यह सामंत लोग विभिन्न प्रकार की भेंट, विभिन्न प्रकार के कर, विभिन्न प्रकार के उपहार वो स्वीकार करते थे या किसानों को देने पड़ते थे। किसानों को न चाहते हुए भी कर उपहार जो है भेंट सामंतों को देने पड़ते थे। साथ ही साथ अगला दोष है कि इसकी वजह से जो है किसानों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही खराब थी, बिल्कुल खराब हो चुकी थी। 2 वक्त की रोटी जो है उनको मिलना नसीब नहीं हो रहा था। विभिन्न प्रकार के कर उनको देने पड़ते थे। भरण पोषण की समस्या उनके सामने आ रही थी। पूरी तरह से जो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। इतनी दयनीय, इतनी खराब स्थिति हो गई थी, किसानों की आर्थिक स्थिति का खराब होना। तो सामंती प्रणाली के कारण जो है किसानों की आर्थिक स्थिति वो खराब हो चुकी थी। और इसके साथ अगला दोष आता है कि सामंती व्यवस्था ने जो है व्यापार वाणिज्य का अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि व्यापार वाणिज्य पर कोई ध्यान ही नहीं दिया सामंतों ने। उन्होंने तो जो है किसानों का शोषण किया और किसानों को लूटा भी सही। व्यापार वाणिज्य की बढ़ोतरी के लिए कोई उपाय नहीं किए, तो व्यापार और वाणिज्य जो है वो अवरुद्ध हो गया सामंती शासन प्रणाली में, सामंती व्यवस्था में। और अगला दोष यह था कि सामंत केवल अपनी जागीर पर ध्यान देते थे, दूसरे क्षेत्र पर ध्यान नहीं देते थे। क्या विकास कार्य करना है, सुरक्षा में क्या कार्य करना है, सार्वजनिक के क्षेत्र में क्या काम करना है, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। तो सामंत केवल जो है वो अपनी जागीर पर ध्यान देते थे, केवल अपनी जागीर की चिंता थी उनको। सड़कों का मरम्मत कार्य, सार्वजनिक कार्य पर किसी प्रकार का कोई उनका ध्यान नहीं था। और अगला दोष यह रहा कि सार्वजनिक मार्गों और सड़कों पर तो बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं उन्होंने। इसके साथ ही साथ जो है मार्गों पर लुटेरे डाकुओं का बोलबाला रहता था। इन व्यापारी लोगों को जो है मार्गों पर लुटेरे और डाकू लोग जो है हर कभी जो है वो लूट लेते थे। तो लूटपाट की व्यवस्था भी थी। और कभी कभी तो क्या था कि मार्गों में जो है ये सामंत लोग भी जो है व्यापारियों को लूट लेते थे। रात के समय में व्यापारियों को लूट लेते थे। कई बार स्वयं सामंत भी व्यापारी को लूट लेते थे। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी जो बाधा थी, सबसे बड़ा जो दोष था उसमें यह था कि प्रत्येक जागीर द्वारा चुंगी कर वसूल किया जाता था। व्यापारी जिन जिन जागीरों से होकर के अपना माल ले जाते थे, जिन जिन जागीरों से होकर के वो जाते थे, उन जागीरों को बड़ी मात्रा में मोटी रकम के रूप में प्रत्येक जागीर को चुंगी कर देना पड़ता था। और प्रत्येक जागीर में अलग अलग चुंगी कर होता था। इसकी वजह से अंत में जाकर उस माल की, उन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती थी, कीमतें बढ़ जाती थी। इसलिए ऐसे जो है व्यापार भी उनका नहीं होता था, व्यापार करने में भी उनको कठिनाई आ रही थी। और निर्धारित स्थान तक पहुंचते पहुंचते जो है उन सामानों की कीमत जो है इतनी बढ़ जाती थी कि व्यापार और वाणिज्य के उन्नति होना संभव नहीं हो रहा था। यह चुंगी कर की वजह से प्रत्येक जागीर में अलग अलग जागीरदार, अलग अलग सामंत को जो है चुंगी कर देना पड़ता था। इसके अलावा अगला दोष यह था कि इन सामंतों ने अपना इतना प्रभाव जमा लिया था कि जो राजा जो थे, केंद्रीय शक्ति थी राजाओं की, वो राजाओं की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो चुकी थी। राजा बिल्कुल निर्बल हो चुके थे और ये सामंत वहाँ पर अपनी जागीरों में स्वतंत्र होकर के शासन करने लग गए थे। राजा को उससे कोई मतलब नहीं था।
राजा की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, राजा को पंगु बना दिया गया था। केवल राजा जो है नाम मात्र का राजा रह गया था। स्वतंत्र होकर के, सामंत लोग स्वतंत्र होकर के और इन राजाओं की भांति, इन शासकों की भांति वो शासन करने लग गए थे। इससे क्या हुआ भाई, अलग अलग सामंत लोग शासन करने लग गए थे, इसलिए यूरोप में विकेंद्रीकरण स्थापित हो गया। शासन व्यवस्था अलग अलग जागीर में अलग अलग होने लगी है। केंद्रीय सत्ता तो कहीं रही नहीं, केंद्रीय शक्ति कहीं रही नहीं, विकेंद्रीकरण का विकास हो गया। विकेंद्रीकरण ने जोर पकड़ लिया है, यानी कि पूरे यूरोप में जो है, पश्चिमी यूरोप में एक शक्ति उसका अभाव हो गया। सार्वभौम सत्ता है वो संकट में आ गई, क्योंकि सार्वभौम सत्ता रही नहीं। अलग अलग सामंतों ने अपने अपने क्षेत्र में शासन करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही साथ जो है अगला दोष ये रहा कि सामंतवाद के कारण प्राचीन काल में जो नागरिकता विकसित हुई थी, सामंतवाद के कारण वो समाप्त हो गई। नागरिकता का कोई महत्व ही नहीं रहा। इस नागरिकता को पूरी तरह से सामंतों ने समाप्त कर दिया। कोई भी व्यक्ति जो है वो नागरिक अधिकारों की मांग ही नहीं कर सकता था, या मांग करने की स्थिति में ही नहीं था, इतना दबाव में था। तो नागरिकता का कोई महत्व नहीं रहा। पहले लोग नागरिक होने के नाते जो है देश की रक्षा करना महत्वपूर्ण दायित्व समझते थे, लेकिन अब देश की रक्षा करना वो महत्वहीन हो गया, कोई मायने नहीं रखता है। अपना कर्तव्य समझते थे पहले देश के नागरिक, देश की रक्षा करना, लेकिन इन सामंतों ने जो है इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी कि नागरिक का महत्व समाप्त हो गया। इसके साथ ही साथ अगला दोष यह रहा कि राष्ट्रीयता और जनतंत्र की आधुनिक भावना जो थी लोगों में, वो नष्ट हो चुकी थी सामंतवाद के कारण। क्यों नष्ट हो चुकी थी? क्योंकि जो है न तो राष्ट्रीय सेना थी, राजाओं की न तो राष्ट्रीय सेना थी, ना कोई राष्ट्रीय राजा था। राजा राष्ट्र का शासक नहीं था, बल्कि केवल एक भूमिपति हो गया था, यानी कि भूमिपतियों का स्वामी बन चुका था। कोई राष्ट्रीय राजा नहीं था, वो तो केवल सामंतों का राजा था, यानी कि भूमिपतियों का राजा बनकर के बैठ चुका था। और अगला दोष ये रहा कि जो चर्च थे, जो ईसाई धर्म के पवित्र स्थान जो चर्च थे, उन चर्चों को भी जो है इन्होंने, सामंतों ने दूषित बना दिया था। क्यों बना दिया था? क्योंकि चर्च के जो धर्माधिकारी थे, जो पादरी लोग थे, उनको भी जो है इन सामंतों ने अपना सामंत बना लिया था। इनको भी जो है विस्तृत भूमि दे दी गई थी। इसलिए सामंती व्यवस्था, ये चर्च की भी जो व्यवस्था थी वो दूषित हो चुकी थी। और चर्च के जो धर्माधिकारी थे वो इन सामंतों के भक्त हो चुके थे, हमेशा जो है वो सामंतों का ही पक्ष लेते थे और उनके हितों की रक्षा करते थे, सामंतों की। इसलिए सामंत लोग वो अपनी मनमानी करते थे। पादरी लोग भी क्या करते थे? पादरी लोग जो है किसान और जो कृषक दास थे उनसे भी जो है कर वसूल करते थे। पादरियों द्वारा कर वसूला जाना, और पादरी जो धर्म के नाम पर जो कर वसूल करते थे उस कर को कहा जाता था टाइथ। ये टाइथ क्या है? बहुत सी बार पूछ लिया जाता है। टाइथ, ये टाइथ कर। पादरी लोग जो है इन किसानों से और कृषक दासों से ये टाइथ के नाम से जो है एक कर वसूल करते थे। यह धार्मिक कर माना जाता था। ये धार्मिक कर के रूप में जो है पादरी लोग इन किसानों से वसूल करते थे। और अगला दोष ये रहा कि जो धर्माधिकारी लोग जो थे वो अब भोग विलासी बनते जा रहे थे, व्यभिचारी बन गए थे। चर्च का पतन वो शुरू होने लग गया था। भोग विलासी, व्यभिचारी, आलसी, इस प्रकार की प्रवृत्ति का विकास धर्माधिकारियों में हो चुका था। और इसकी वजह से
चर्च का पतन प्रारंभ हो चुका था और साथ ही साथ जब इतनी स्थिति पैदा हो गई तो फिर जो है लोगों ने सुधारों की मांग की, लोगों ने सुधारों की मांग की, समाज में सुधार की मांग की। जब चर्च ही दूषित हो गया, भ्रष्ट हो गया, न्याय का जो है किसी प्रकार का कोई काम ही नहीं रहा, तो फिर लोगों में जो है सुधार की भावना पनपी या सुधारों की मांग उठने लगी। तो इसी के साथ जो है फिर धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, धर्म में सुधार करने के लिए, क्योंकि इन सामंतों की वजह से धर्म भ्रष्ट हो चुके थे, धर्माधिकारी भोग विलासी हो चुके थे। लोगों में सुधार की भावना प्रकट हुई, सुधार करने के लिए उतारू हुए लोग, और इसके साथ ही साथ जो है लोग ये मांग करने लगे सुधार की, धर्म सुधार की। तो फिर जो है इसके फलस्वरूप धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए इसी के साथ। तो इस प्रकार से ये सामंतवाद का उदय हुआ और पतन। इसी के साथ अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।